मंगलवार को तमिलनाडु विधानसभा में एक जोरदार भाषण में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्यों के अधिकारों की रक्षा और भारत के संघीय ढांचे को पुनः संतुलित करने के उपायों की समीक्षा की है और उसके साथ सिफारिश करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन की घोषणा भी की है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य की सार्वधानिक शक्तियों का बार बार उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। स्टालिन ने कहा, राज्यों के उचित अधिकारों की रक्षा करने और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंधों को बढ़ाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश कुरियन जोसेफ इस पैनल की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें पूर्व IAS अधिकारी अशोक वर्धन शेट्टी और अर्थशास्त्री M. नागनाथन भी इसमें शामिल है। शेट्टी, जो कि एक सेवानिवृत्त नौकरशाह है, अपनी कुशल शासन शैली के लिए वो जाने जाते हैं और पिछले DMK सरकार के कार्यकाल के दौरान स्टालिन के साथ वो जुड़े भी थे। नागनाथन वो एक शिक्षाविद थे जिन्होंने राज्य योजना बोर्ड में पद संभाले थे। DMK के साथ अपने घनिष्ठ संबंध के लिए वो जाने जाते हैं और CM के पिता दिवंगत करुणानिधि के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध भी थे। नागनाथन कई दशकों तक करुणानिधि के साथ उनकी सुबह की सैर पर जाते थे। दरअसल दोस्तों, इसी समिति का गठन DMK के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार और भाजपा शासित केंद्र के बीच बढ़ते तनाव के बीच ये हुआ है, खास करके शिक्षा नीति, कराधान, राजकोषीय हस्तांतरण और संस्थागत स्वायत्तता उसी के मुद्दे पर। स्टालिन का भाषण आंशिक रूप से चेतावनी, आंशिक रूप से रोड मैप था और स्पष्ट रूप से वो राजनीतिक भी था। राज्यों में बढ़ते बहिष्कार की भावना को ये दर्शाने के लिए एक रूपों का उपयोग करते हुए स्टालिन ने कहा, ये माँ ही हो सकता है जो सबसे अच्छी तरह जानती है कि अपने भूखे बच्चों को क्या खाना देना है। लेकिन अगर दिल्ली का कोई व्यक्ति ये तय करता है कि बच्चे को क्या खाना चाहिए, उसे क्या सीखना चाहिए और उसे किस रास्ते पर चलना चाहिए, तो क्या माँ की करुणा और मातृत्व भावना विद्रोह में नहीं बदल जाएगी? दोस्तों, भाषण के जो कि मूल में केंद्र सरकार द्वारा संस्थाओं, नीतियों और वित्तीय साधनों का प्रयोग करके प्राधिकार को केंद्रीकृत करने की तीखी आलोचना थी, जो प्राय राज्यों और विशेषकर विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों को नजरअंदाज कर उन्हें कमजोर कर देता है। स्टालिन ने विधानसभा को संघवाद की वकालत करने में इसकी ऐतिहासिक भूमिका की याद दिलाई। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि राज्य की जो स्वायत्तता, उससे जुड़ी हर बहस में पहली आवाज हमेशा तमिलनाडु से आती है। स्टालिन ने पूर्व मुख्यमंत्री CN अन्नादुरई और M. करुणानिधि के अग्रणी प्रयासों को भी याद दिलाई, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर सरकारिया और पुच्ची आयोगों से दशकों से पहले संघ राज्य संबंधों का अध्ययन करने के लिए 1969 में राजमन्नार समिति की स्थापना की थी। स्टालिन ने कहा कि वो 51 साल पहले की बात है और प्रमुख सिफारिश इसी विधानसभा में एक प्रस्ताव के रूप में प्रेरित की गई थी, लेकिन उन सिफारिशों को बड़े पैमाने पर लागू नहीं किया गया है। उन्होंने कह दिया कि तमिलनाडु को एक बार फिर से नेतृत्व करने की आवश्यकता पर बल दिया। मौजूदा प्रयास तमिल पार्टियों की इस चिंता के मद्देनजर आए महत्वपूर्ण हो गया है कि आसन परिसीमन अभ्यास के कारण संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व खतरे में है, क्योंकि राज्य ने जो कि जनसंख्या नियंत्रण उपायों को सफलतापूर्वक लागू किया है, इसीलिए अगला परमिशन इसकी सीट की संख्या को कम कर सकता है, जिसे स्टालिन ने सफलता की सजा कहा। उन्होंने सदन को बताया कि प्रस्तावित परिसीमन तमिलनाडु के प्रतिनिधित्व को काफ़ी कम करने का गंभीर खतरा पैदा करता है, मानो इसी उपलब्धि को दंडित किया जा रहा हो। लेकिन स्टालिन ने अपने तर्क को मजबूत करने के लिए सार्वधानिक निर्माता B.R. अम्बेडकर और अमेरिका के संस्थापक जेम्स मैडसन का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि संघ और राज्यों दोनों ही संविधान द्वारा बनाए गए हैं। दोनों को संविधान से ही अपने अपने अधिकार प्राप्त है। कोई भी अपने क्षेत्र में दूसरे के अधीन नहीं है। भारत को विकास के पथ पर ले जाने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्यों के कंधों पर है, लेकिन इन्हें लागू करने के लिए आवश्यक शक्तियों राज्यों से छीन ली गई है
और केंद्र सरकार के हाथों में केंद्रित कर दिए ही। दोस्तों मेडसिन उनके जो उद्धृत करते हुए स्टालिन ने कहा, संघीय सरकार के कार्य युद्ध और खतरे के समय में सबसे व्यापक और महत्वपूर्ण होंगे मेडिसिन, जबकि राज्य सरकार के कार्य शांति और सुरक्षा के समय में सबसे व्यापक और महत्वपूर्ण होंगे। स्टालिन की घोषणा सिर्फ एक नीतिगत उपाय नहीं है, ये एक तीखा राजनीतिक संकेत है जिसका उद्देश्य यह है कि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले संघवाद को एक जीवंत चुनावी और शासन के मुद्दे के रूप में फिर से परिभाषित करना है। ये ऐसे समय में आया है जब तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी पार्टी ALADMK, जो कि औपचारिक रूप से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में फिर से शामिल हो गई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक साल पहले ही एनडीए के चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। दोस्तों राजनीतिक रूप से देखा जाए तो स्टालिन द्वारा उठाए गए कई मुद्दे, जिनमें राज्य की अधिक स्वायत्तता की मांग, नीट परीक्षा का विरोध और जीएसटी राजस्व हानि की आलोचना ही शामिल है। कवि MG रामचंद्रन और जयललिता जैसे इन जो दिग्गजों द्वारा साझा किए गए थे, दोनों ने राज्यों का राजकोषीय और प्रशासनिक स्वतंत्रता की जमकर रक्षा की है और केंद्र के अतिक्रमण का विरोध भी किया है, खासकर कांग्रेस शासन के दौरान। फिर भी दोस्तों AIADMK उनके जो भाजपा के साथ गठबंधन करने के बाद स्टालिन राज्य स्वयंप्रभुता योद्धा की भूमिका पुनः प्राप्त करने दिख रहे हैं, जो कि तमिलनाडु की द्रविड़ राजनीतिक कल्पना में गहरी भावनात्मक और ऐतिहासिक प्रतिद्वंदी वाली भूमिका है। इसी नई समिति का गठन करके DMK सिर्फ नीतिगत सिफारिश ही नहीं मांग रही है, बल्कि वो संभावित राष्ट्रीय निहितार्थ के साथ एक नए संघवादी अभियान की नींव रख रही है। स्टालिन के शब्दों में कहा जाए तो तमिलनाडु एक बार फिर अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आगे बढ़ा है। स्टालिन के भाषण में इस बात पर काफ़ी समय व्यतीत हुआ कि कैसे शिक्षा, जो कभी राज्य का विषय था, अब विवाद का विषय बन गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का इस्तेमाल 3 भाषा फार्मूले के नाम पर हिंदी थोपने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने केंद्र पर समग्र शिक्षा अभियान योजना के तहत तमिलनाडु के लिए 2500 करोड़ रुपए रोकने का आरोप भी लगाया, जिसे उन्होंने छात्रों के कल्याण के साथ विश्वासघातकता किया। उन्होंने NIT उनकी जो प्रवेश परीक्षा को भी आलोचना करते हुए कहा कि इससे केवल एक खास वर्ग को लाभ मिलता है और इसमें ग्रामीण और पिछड़े छात्रों के जो कि सपनों को चकनाचूर कर देता है। उन्होंने ये भी बताया कि तमिलनाडु को NIT से छूट देने के लिए राज्य कानून को भी अभी भी मंजूरी का इंतजार है। वित्त के बारे में स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु को करों में दिए जाने वाले हर एक रुपए पर केवल 29 पैसे मिलते हैं, जबकि ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य से अपना राजस्व खुद जुटाने की शक्ति छीन ली गई है। आगे क्या आता है दोस्तों, स्टालिन ने यह भी कहा कि समिति जनवरी 2026 तक अंतरिम रिपोर्ट और 2 साल के भीतर अंतिम रिपोर्ट पेश करेगी। ये सभी प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों, कानूनों और नीतियों की जांच करेगी और राज्य सूची से संबद्ध सूची में स्थानांतरित शक्तियों को पुनः प्राप्त करने की तरीकों की सिफारिश करेगी। लेकिन दोस्तों ये बात है, लेकिन इसके निष्कर्ष से पहले ही राजनीतिक संदेश स्पष्ट है कि DMK ने संघवाद की लड़ाई लड़ने का फैसला तो किया है, जो अब महज एक अकादमिक विषय नहीं रह गया है। प्रतिनिधित्व, संशोधन और सम्मान का ये सवाल और तमिलनाडु के लिए कौन बोलता है, DMK के चुनाव अभियान में मुख्य विषय बनने जा रहे हैं। DMK के रणनीतिकारों का ये मानना है कि यह अभियान AIADMK को असहाय बना देगा। स्टालिन ने विधानसभा से कहा, आज के समय में जब लोकतंत्र के सिद्धांतों पर काले बादलों मंडरा रहे हैं, तब स्पष्टता और प्रकाश की किरणों की जरूरत है। तमिलनाडु, जिसने हमेशा जरूरत पड़ने पर देश का मार्गदर्शन किया है, एक बार फिर अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आगे आया है। उन्होंने कह दिया कि इस स्पष्ट समझ के साथ के केवल समृद्ध राज्य ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। आइए हम पेरारिकर अन्ना उनके द्वारा जो दिखाए गए मार्ग पर चले और
कलाईमगर द्वारा दिए गए नारे राज्यों को स्वतंत्रता, केंद्र में संघवाद को न साकार करें और लोकतंत्र के दर्शन को पूरे भारत में पूरी तरह से विकसित करें। तो दोस्तों, इसी विषय को लेकर आपका मन में जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।